नमस्कार, मैं मधु सिन्हा पब्लिक 24 में आपका स्वागत करती हूँ। रूबरू के इस कार्यक्रम में मैं समाज के हर क्षेत्र के शख्सियत से आपको मिलाती हूँ। आइए आज मिलते हैं इस नई शख्सियत। मैं देवानंद पब्लिक 24 के रूबरू कार्यक्रम में हम एक महान हस्ती और जो झारखंड के जितने बड़े बड़े नेता सबसे मिलवाते हैं। आज हमारे साथ पूर्व मंत्री सरजू राय जी हैं और इनके बारे में क्या कहना, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाते हैं। कितने लोग मतलब जो भ्रष्ट अधिकारी है या भ्रष्ट नेता है उनके खिलाफ काफी सारा ये काम किए हैं। आइए उनसे मिलते हैं। सर आपको रूबरू में स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। सर जो अभी जैसे अभी ये जो घटना घटी, रुपया पकड़ाया करोड़ रुपया, अब किसका आपने तो शुरू से ही आवाज उठाया हुआ है, तो अब क्या है सर, आगे क्या है? आगे तो जांच एजेंसियां बताएंगी ना जी। इसमें आगे क्या होगा हम लोग कैसे बता सकते हैं इसके बारे में। ईडी है, जांच कर रही है और कोई जांच करने वाले एजेंसी हो वही बताएगी कि हम आगे क्या कर रहे हैं। इतना दिन के बाद हम लोगों को कहाँ इसके बारे में कोई एक नया पैसे की भी जानकारी रहती है। सर आप तो बहुत सारे जो मंत्री भी हैं ये झारखंड में, उसका भी आपने जो उठाया था सवाल, उसके बारे में। मैं तो सवाल उठाता हूँ, अगर कोई एजेंसी जब जांच करे जिसके हाथ में पावर है कार्रवाई करने का, तो वह कार्रवाई करे गंभीरता से, तभी तो कोई मामला अंतिम रूप लेता है। नहीं तो हम लोग कहने के लिए, बोलने के लिए 50 चीज़ें करते हैं और जांच की एजेंसियाँ वो जांच करके बता देंगे भाई आप जो कह रहे हैं वो सही नहीं, या आप जो कह रहे हैं सही है, तो जांच कर ली किसने गलत काम किया है, किसके विरोध में कार्रवाई होनी चाहिए। तो अखबार में बयान देने के लिए तो प्राय आते रहता है कि भाई फलाना आदमी ने इस तरह गलत काम कर दिया, फलानी संस्था ने गलत काम कर दिया। बड़े बड़े नाम वाले लोग इसको उठाते हैं, तो बात केवल अखबार तक ही रह जाती है। उनकी जांच हो प्राथमिक दृष्टि से, तभी जिसकी जांच होती है उसमें कोई नतीजा आता है, कोई पकड़ा जाता है। तो मुझे नहीं लगता है कि अभी जो सरकार के पास तंत्र है राज्य में जांच करने वाला, बहुत सक्रिय है और बहुत शिथिल जैसा है। उसमें लोग इतने कम हैं कि एक आदमी के पास 2 दर्जन केसेज हैं, मामले हैं जिसकी जाँच करनी है। मुझे नहीं लगता कि सरकार उसको इसके लिए कोई विशेष सुविधा देती है, तो विशेष सुविधा नहीं देगी। मैन पावर कम रहेगा, एक आदमी 2 दर्जन केस लेकर जांच करने चलेगा तो किसी केस के साथ तो न्याय तो नहीं कर सकता है। यही स्थिति है। इसलिए एक नियम कानून बन गया, अधिनियम बन गया, उसके अंदर प्रावधान हो गए। संस्थाएं जब उनको काम करने की बात आती है तो पता चलता है वो तो शिथिल है, वो सक्षम ही नहीं है। वो चाहे करना तब भी उनको इस तरह का संसाधन नहीं है कोई जांच कर सके। पहले ये सब चीज़ें तो सरकार दुरुस्त करे। सर ये जो भ्रष्टाचार का जो मामला उजागर हुआ है, तो ये तो सर आपने तो रघुवर दास जो थे उस टाइम से ही क्वेश्चन उठाया था, उसके बारे में मैं तो उठाते रहा हूँ, सरकार के बारे में उठाते रहा हूँ और भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई हो जाती तो फिर आज इतना बड़ा भ्रष्टाचार, इतना बड़ा स्कैंडल होता ही नहीं होता है। तो मैं तो अभी बता रहा हूँ कि 9 तारीख को ये होना था, ये नहीं हुआ। अगर कोई उत्पाद विभाग का अधिकारी जाता है थाना में, लिख कर FIR देता है कि प्रेम प्रकाश उनके साथ ही, उनके सहयोगी समूह साथ रुपये का गबन कर दिया था, इसकी जाँच करिए। तो थाना में FIR ही नहीं दिखाया है। 2018 से लेकर 4 साल तक FIR दिखाई नहीं है। तो FIR दिखा गया होगा तो तुरंत उसको ईडी ले तो किसी में जाँच करनी होती। तो हम लोगों का जो विचार आता है उसकी सीमा मर्यादा के भीतर हम लोग सामने रखते हैं और हम लोग कम से कम यूनिट करते हैं। आगे हम ईडी कहते हैं जो केवल हेमंत सोरेन सरकार को क्या करेगी। रघुवर दास के समय में जो सरकार थी उसने भी यही काम किया था और यही लोग थे जिन्होंने किया था। आप वहाँ तक तो नहीं जाएगा सर ये तो हो गया। और जो यहाँ पत्थरबाजी दंगा वगैरह हुआ है, 2 लोग मारे गए और कल ही ओवैसी जी
आए थे एयरपोर्ट पर, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगा, उसके बारे में? वो ओवैसी के नाम के सामने सांसद हैं, इसलिए आप माननीय कर लीजिए, जी कर लीजिए। और जिस तरह उनकी हरकत होती है उसमें उनके नाम के पहले माननीय बाद में जी लगाने की कोई जरूरत मुझे नहीं लगती। वो यहाँ आए और उनके सामने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे। सलाहियत होती तो कम से कम उन लोगों को पूछते, कहते क्यों कर रहे हो, तुम यहाँ से जाओ, हटो। उन्होंने नहीं किया। सरकार की पुलिस वहाँ थी, ठीक है, पुलिस इस काम के लिए नहीं थी कि पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाए, मगर ये अपने अधिकारियों से निर्देश तो ले सकते थे कि साहब यहाँ इस तरह के नारे लग रहे हैं। तो ओवैसी ठीक वही भूमिका करना चाहते हैं जो भूमिका आज़ादी के पहले मोहम्मद अली जिन्ना की थी। और कुछ ही दिनों के बाद जिस तरह से जिन्ना ने डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया था, किसी न किसी दिन ओवैसी भी डायरेक्ट एक्शन का कॉल देंगे। तो फिर वो चाहेंगे कि एक बार देश बढ़ जाए, विभाजन हो जाए, मुसलमान के नाम पर फिर देश का एक हिस्सा हम ले लें। अब अभी की भारत की सरकार को सोचना है कि यह होने देगी कि नहीं होने देगी। अगर हिंदू और मुसलमान दोनों समाज में समझदार लोग हैं, समझदार लोगों की संख्या अधिक है, मुस्लिम समुदाय में भी समझदार लोगों की संख्या अधिक है, मगर जो ये मुट्ठी भर उच्छृंखलता करने वाले लोग हैं, देश के विरोध में सोचने वाले हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाने वाले लोग हैं, ये लोग, इन लोगों से ये सारे लोग भयभीत रहते हैं, डरे रहते हैं। तो हम और हिंदू समाज का कोई व्यक्ति ओवैसी के किसी भी कथनी करने पर प्रतिक्रिया करे तो उतना प्रभावी नहीं होगा जितना अगर मुस्लिम समुदाय में लोग खड़ा होते हैं कि भाई ये जो कर रहे हैं वो सही नहीं कर रहे हैं, जो कर रहे हैं हमारी कौम के खिलाफ जा रहा है, ये जो कर रहे हैं उससे हमारे कौम की छवि खराब हो रही है। ये कहने वाले वहाँ से तो खड़ा हों, उठें, मगर भय से, संकोच से वो नहीं कहेंगे। एक महिला है, ठीक है, भाजपा के प्रवक्ता थे, उन्होंने टीवी के डिबेट में मोहम्मद साहब के बारे में कुछ कह दिया। अब लोग मानते हैं कि वो अपमानजनक है। फिर बाद में उनको लगा कि साहब हमको आवेश में प्रवक्ता है किसी राष्ट्रीय दल की, तो हमको वाणी संयम रखना चाहिए था, उनको लगा होगा। उन्होंने माफ़ी मांग लिया, उन्होंने उसको वापस ले लिया। तो इतना होने के बाद भी देश और दुनिया में बात उठती है और वैसे ही रांची में आकर फिर उस बात को दोहराते हैं। तो इसका मतलब है ना कि आप जख्म को कुरेदना चाहते हैं। मैं तो कहता हूँ कि हर धर्म का एक इतिहास होता है, और जो धर्म हाल फिलहाल 500-700 सालों के भीतर आया है उसका भी एक इतिहास है। उस धर्म की स्थापना करने वाले से लेकर उसका संचालन करने वाले जो लोग हैं, समसामयिक इतिहास उनका भी होना चाहिए। और उस इतिहास में तो इतिहास तो सही चीज़ों को लिखता है, साथ इतिहास से छेड़छाड़ करके आप कहिए कि भैया इस बात को न लिखो, इस बात को न लिखो, तो बेहतर होगा कि धर्मों के इतिहास के बारे में बात हो जाए, धर्मों का इतिहास लिखित हो जाए। कौन क्या था, कैसे पैदा हुआ, उसका बचपन कैसा था, उसकी जवानी कैसी थी, वो धर्म प्रवर्तक हो गया, उस समय वो कैसा था, इसका तो जिक्र इतिहास कर सकता है ना, तो इतिहास को कौन रोक सकता है। अगर मुथु शर्मा ने कोई ऐसी बात कही जो उनको नहीं कहनी चाहिए, मुझे भी लगता है कि उनको नहीं कहना चाहिए था, उन्होंने कह दिया, बाद में उनको लगा कि भाई ये ठीक नहीं हुआ, उन्होंने वापस ले लिया, माफ़ी मांग लिया। उनके दल ने तो उनको निकाल ही दिया वहाँ से, फ्रीज एलिमेंट कह दिया कि ऐसे लोग हैं। तो जिस दल की प्रवक्ता थी उसको भी तो बस सोचना चाहिए था। हम जो कह रहे हैं, अगर अंतर्राष्ट्रीय दबाव में कह रहे हैं, अगर रणनीति की तरह कर रहे हैं तब तो ठीक है, तो ये नीति हो जाएगी तो सोचना पड़ेगा किस दल ने उनको निकाल दिया, उस दल भी तुष्टीकरण की तरफ जा रहा है क्या, ये सवाल कहीं उठने जाएंगे। इसलिए खरी खरी बातें होनी चाहिए। हिंदू देवी देवताओं के बारे तो रास्ता चलते कुछ न कुछ लोग बयान दे देते हैं, कह देते हैं। तो सभी धर्मों के बारे कहेंगे तो कौन ऐसे हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं कहेंगे? क्या ऐसा है कि उनके बारे में हम नहीं कहेंगे? अब हमसे कोई पूछेगा तो मैं तो अपने आप को मानता हूँ कि मैं सच्चा हिंदू हूँ, और हमको भी हिंदू कहिए सनातन कहिए जो बातें कही हुई हैं, जो स्थापना है, मैं उनसे बात करता हूँ, तो भरोसा करता हूँ। अब मेरे मन में तो किसी
मुस्लिम, ईसाई, यहूदी कोई है, उसके प्रवर्तकों के बारे में, उसके धार्मिक मोहल्लाओं के बारे में जानकारी भी कम है और आस्था भी नहीं, मुझे नहीं आस्था है। तो मुझसे कोई जबरदस्ती तो नहीं कर सकता ऐसा जी। आप हमको आपको हमारी इज्जत करनी होगी, हमको आस्था रखनी होगी। इसलिए बातें हैं, दुर्गामी बातें हैं, इसके सबों को साफ साफ अपना मंशा सामने रखना चाहिए। कि इससे डर के, किसी से सहम के, अगर मुस्लिम समुदाय के जो अच्छे लोग हैं, सालीन लोग हैं, वो अगर समझौता करते रहेंगे तो इसका नतीजा तो देश को भुगतना पड़ेगा। सर, ये रांची में जो हमारा जो हुआ घटना घटी, इसमें किसको दोषी मानते हैं? जांच समिति बनी है 2 आदमी की। मुझे तो कहीं ट्विटर पर मैंने पढ़ा कि इस राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनका एक प्रोग्राम 1:30 बजे रेडिसन ब्लू होटल में था। उनके प्राइवेट सेक्रेटरी लोगों ने बताया है कि वो हिंदपीढ़ी में रहते हैं। अचानक 12:30 बजे उन्होंने खबर किया है उसको कि साहब आपको बुखार हो गया है, हम नहीं आएंगे उसमें। जबकि स्वास्थ्य विभाग का था, आयुष्मान से संबंधित काम था, जन आरोग्य के बारे में था, मंत्री वहाँ नहीं आए। तो कई लोग तो कयास लगा रहे हैं कि उनको पहले तक सूचना मिल गई थी, साहब आज भारी उपद्रव होने वाला है, ये होटल जिस एरिया में है, उपद्रव की आँच वहाँ तक पहुँच सकती है। तो उनको तो सीधे सरकार को बता देना चाहिए था, पुलिस प्रमुख को बताना चाहिए था, मुख्य सचिव को बताना चाहिए था, मुख्यमंत्री को बताना चाहिए था कि मुझे ऐसी ऐसी सूचना मिली है। अब ऐसी सूचना मिली और आप कार्यक्रम में नहीं गए, कार्यक्रम टाल दिया, तो उसको सवाल उठाने वाले को सवाल उठाएंगे ना। तो मैंने देखा इस ट्वीट को रिट्वीट भी किया है, फिर खंडित भी किया है। मुझे लगा कि एक ऐसी बात है जिसके बारे में लोगों को जानना चाहिए। तो किसको हम दोषी कहेंगे? तो सरकार के भीतर किसको इसकी जानकारी है, वो नहीं बताता है तो मानेंगे कि सबसे पहला दोषी तो ही है। सरकार अगर सूचना तंत्र से सारी चीज़ों का पता किया होगा, पहले एक्शन करना चाहिए था। नहीं पता किया होगा तभी माना जाएगा कि सरकार की विफलता है। इसको कुल मिलाकर सरकार पर तो इसमें आज जाएगी ही। अगर जो लोग व्हाट्सएप पर चलाते रहे, सोशल करते रहे, उनका फोटो किसी पदाधिकारी ने अगर लगा दिया तो एक तो मेरे हिसाब से उसको कोई फोटो लगाने की जरूरत नहीं। तो सारे अखबारों में उनकी तस्वीरें छपी, सभी फोटोग्राफरों ने, वीडियोग्राफरों ने उनकी तस्वीर दिया। तो सोशल मीडिया पर वो इन्हीं से चलवा देते कि भाई मुझे पहचान ली कौन कौन है। और अगर किसी ने लगा दिया फोटो उसका, सरकार अगर उससे इत्तेफाक नहीं रखती है, सहमत नहीं है, तो उन दोनों को वहाँ से हटा देना चाहिए कि भाई आपने ऐसा क्यों कर दिया। अब उनसे आप एक्सप्लेनेशन पूछिएगा, स्पष्टीकरण पूछिएगा, जिससे पुलिस फोर्स में डिमोरलाइजेशन होता है। जो काम करने का तरीका सरकार का है, वह तरीका भी ऐसा लग रहा है कि जैसे परिपक्वता नहीं हो उसकी। तो मुझे तो उस दिन के समझ में मुझे भी कई सूत्रों से जानकारी मिली कि हिंदू समाज का कोई प्रमुख है, कोई एक नौजवान है, भैरव सिंह है, पूरा लोग सोच रहे हैं कि चलो उसको बलि का बकरा बना दो। शिकायतें आ रही हैं कि मंदिर पर चढ़ के उसने गोली चलाया, सब चलाया। क्योंकि जो भी गोलियाँ लगी हैं उसमें से कोई ऐसा तो नहीं है कि जो किसी प्राइवेट आदमी की से लगी हो। मगर अगर सरकार भी समझेगी और मुस्लिम समाज भी समझेगा कि भैरव सिंह एक नौजवान है, बड़ा नाम है हिंदू समाज में, हम इसके माध्यम से उसको नाश दें, ये ठीक नहीं है। मेरे जैसा आदमी तो भैरव सिंह के बारे में जांच आएगी तो वह समर्थन करेगा, उसकी मदद करेगा। ये थे हमारे साथ सरजू राय जी। खरी खरी कोई भी मामला को तक जाना, उसको उठाना, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना और खरी खरी बोलना इनका आदत है, इनका पैसा है, क्यों कहीं अच्छा है ऐसे ये सब कुछ है। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार आपके दर्शकों को।